अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक मोहम्मद फ़याज़ हैदर, करंट एज एसोसिएट से। हम कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के सेल पार्टनर्स हैं। आज हम रियल कास्ट एपिसोड 4 के जो हमारे मेहमान हैं जनाब मलिक मोहम्मद असलम साहब हैं, जो कि ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी और HRL ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फयाज साहब, थैंक यू जी। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने जो रहायशी हैं उनके लिए कौन कौन सी एमिनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल कर दी हैं और कौन कौन सी अभी तक नहीं कर सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फयाज साहब। एक्चुअली मैं जो है ना आपको जो बताऊंगा ना, जो फैसिलिटीज़ हमने दी हैं वो सिर्फ एज ए एम्प्लॉई ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग या कैपिटल स्मार्ट सिटी नहीं बताऊंगा, एज ए रेजिडेंट बताऊंगा कि मैं रेजिडेंट हूँ और मुझे क्या क्या मिल रहा है। सही। तो इस वक्त मुख्तसरन बात यह है कि जो चीज़ हमने लोगों से प्रॉमिस की थी 2018 में जब हमने लॉन्च किया था, उसमें जो ट्रू सेंस में जो एक फैसिलिटी जो हम नहीं प्रोवाइड फ़िलहाल कर सके वो सिर्फ़ और सिर्फ गैस है। सही। मगर वो भी अल्टरनेटिवली हमने थ्रू सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज़ सारी वो फैसिलिटी और उसके अलावा बहुत सी ऐसी फैसिलिटी जो हमने नहीं भी प्रॉमिस किया था वो प्रोवाइड की जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्कूलिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिव है, पिछले 1 साल 8 माह से वो ऑपरेटिव है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। जो रेजिडेंट हैं उनके बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए स्टार्टिंग फ्राम प्ले ग्रुप अप टू O लेवल A लेवल वो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। कॉलेज लेवल के जो लोग हैं उसकी क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी हैं स्कूल में, मगर जो प्रॉपर कॉलेज है इंशाल्लाह वो मार्च 2025 में वो ऑपरेटिव हो जाएगा, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। हेल्थ में 2 हॉस्पिटल हमारे ऑपरेटिव हो चुके हैं, जो कि पहले हमारा 10 बेड हॉस्पिटल जो हमारा पहले से ऑपरेटिव था वो तो पिछले 2 साल से ऑपरेटिव था, मगर जो रियल हमारे प्रॉपर हॉस्पिटल हैं बिल्डिंग के साथ वो एक रीहैब सेंटर है, जो कि पाकिस्तान आर्मी के बाद जो AFIRM अदारा है रीहैब का, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा और द वन एंड ओनली प्राइवेट सेक्टर में उस हमारे पास है जो ऑपरेटिव है, और विद फुली ऑल अमेरिकन इक्विपमेंट के साथ हमने उसको फर्निश किया है। और वो इस वक्त जो AFIRM के जो डॉक्टर्स हैं वो उसको रन कर रहे हैं, और उसमें हम FCPS की क्लासेस भी इस मिड 25 से शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा 100 बेड हॉस्पिटल ऑपरेटिव है, उसकी एमरजेंसी 24/7 ऑपरेटिव है विद ऑल डॉक्टर्स, मेल एंड फीमेल डॉक्टर 24 आवर अवेलेबल है विद ऑल मेल एंड फीमेल नर्सिंग स्टाफ एंड आया और बाकी सारे स्टाफ के साथ। किसी भी तरह की एमरजेंसी हम वहाँ उसको टेक ओवर करने के ट्रॉमा सेंटर के तौर पे लेना, पेशेंट को स्टेबल करना, और अगर वो पेशेंट इस काबिल नहीं है कि हम उसको ट्रीट कर सकें, ज़्यादा एमरजेंसी हो, सीरियस हो, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना, नियरेस्ट हॉस्पिटल तक एवैक्यूएट करना, वो हमारा हो चुका है सारा। इसके अलावा जो ट्रीटेड वाटर है जो हमने प्रॉमिस किया था कि हर घर में ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, वो हमारे मिल रहा है। जनवरी से हम प्लान लेकर आए थे 4.5 मिलियन गैलन कैपेसिटी का, जो कि ऑपरेटिव हो चुका है, और हर घर में जो पानी है वो फिल्टर्ड वाटर बेटर दैन मिनरल वाटर वो अवेलेबल है। जो हम ये बोतल पानी पीते हैं ना, ये वाला, इससे बेहतर पानी हर घर में अवेलेबल हो रहा है। इसके अलावा जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो सारा ऑपरेटिव है। हम 2 हिस्सों में पानी को ट्रीट कर रहे हैं, ग्रे वाटर अलग कर रहे हैं, ब्लैक वाटर अलग कर रहे हैं। ब्लैक वाटर को हम नॉर्मल वाटर सिस्टम में नहीं लेके जा रहे हैं, उसको हम अलग से ट्रीट करते हैं और उसको गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो ग्रे वाटर है उसको हम सैंड फिल्टर करके ट्रीट करके लेक में डालते हैं, वहाँ से फिर जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है वो पानी को ट्रीट करता है और वो उसको मिनरल वाटर बना के आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट दोबारा कर देता है। वो सिस्टम हो चुका है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हमने इटली से इम्पोर्ट किया था, वो सिस्टम हो चुका है डिप्लॉयड, और अभी पहले 5 साल जो है हम लैंडफिल में जा रहे हैं। पहले हम उसकी सॉर्टिंग करते हैं, ग्लास प्लास्टिक अलग होता है, पेपर अलग होता है, और जो हाउस वेस्ट है जो पेपर या ग्लास नहीं आता प्लास्टिक में, वो हम फिर उसको लैंडफिल करते हैं। उसको फिर हर साल में उसकी जो फर्टिलाइज़र में चेंज करके उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और 5 साल के बाद जब क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो हम फिर उसको लेके जाएंगे WTE में। WTE है वेस्ट टू एनर्जी,
जो हम वेस्ट को जलाएंगे, उसकी स्टीम से बिजली बनाएंगे, तो वो वापस फिर सिस्टम के अंदर लेके आएंगे, जो ग्रीन एनर्जी के तौर पे यूज़ होती है, ताकि वेस्ट से जो प्लास्टिक है या बाकी चीज़ें हैं वो जो एनवायरनमेंट जो है ना वो ख़राब ना हो। तो क्लाइमेट चेंज जो बड़ा आजकल इशू है बना हुआ पाकिस्तान में हर जगह, तो उसको उसमें बड़ी हेल्पफुल रहेगा ये सारा निज़ाम। इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट और जो हमारी जो शॉप्स हैं, आप रोज़मर्रा आपका ऑफिस भी है वहाँ उस बिल्डिंग में, लेक व्यू हाइट में हमारे 2 बैंक ओपन हो चुके हैं। UBL ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हबीब बैंक जो है उसका अभी फिनिशिंग हो रही है। मेरा ख्याल है कि 2025 के पहले या दूसरे महीने में वो ऑपरेटिव हो जाएंगे। इसमें ग्रॉसरी शॉप्स हैं, डेयरी शॉप्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, ब्यूटिशियंस की शॉप हैं, पोल्ट्री शॉप हैं, मेडिकल स्टोर हैं, वो सारे ऑपरेटिव हैं और ओपन है, 24 आवर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स में वो ऑलमोस्ट 6-7 रेस्टोरेंट ओपन हो चुके हैं। एक फ़ास्ट फूड बर्ले पिज़्ज़ा आपने कई दफ़ा खाया होगा, वो ओपन हो चुका है। वो इतना बिज़ी है, 24 आवर बिज़ी है वो, कि वो जब मैं ऑर्डर करता हूँ तो मुझे कहते हैं जी घंटे बाद मिलेगा आपको, क्योंकि लाइन लगी हुई है। तो वो इतना माशाल्लाह वहाँ पे बिज़नेस कर रहा है और बाकी लोग भी अभी काफ़ी आ रहे हैं। अभी वेरी नियर फ्यूचर में हम एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि पूरे पिंडी इस्लामाबाद में उस तरह का रेस्टोरेंट नहीं होगा, हुंजा से वो टीम आई हुई है और वो अपना हुंजा से सारा मेन्यू और सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं और वो ओपन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मिड जनवरी में हम आप उसकी ओपनिंग है। वो रेस्टोरेंट भी बहुत बड़े लेवल पे, बड़े हाई स्केल पे फ़ाइन डाइनिंग वो लेके आ रहे हैं, फ़ाइन डाइन सिस्टम, और बड़ा बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग भी हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ अवेलेबल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ एक एडवेंचर अरीना हमने अभी जो कार शो किया था 1 दिसंबर को, बाइक एंड विंटेज कार एंड बाइक शो, उसमें हमने ओपनिंग की थी एडवेंचर अरीना की, और 25 को हम उसकी ऑफिशियल ओपनिंग कर रहे हैं। उसमें बहुत सी एडवेंचरस गेम्स हैं, जिसमें स्काई साइकिल है, स्काई कार्ट है, उसमें स्काई ब्रिज है, जिप लाइन है, 2nd लार्जेस्ट इन पाकिस्तान होगा। सबसे जो बड़ा जिप लाइन है वो स्कर्दू में है, 800 मीटर लंबी है वो, और जो हमारे वाला जो है 508 मीटर है। 508 मीटर जाना और 508 मीटर वापस आना, ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ बनती है। ये 2nd लार्जेस्ट है पाकिस्तान में। प्लस एडवेंचर उसमें हमारे चैलेंज कोर्सेज हैं, चिल्ड्रन प्ले एरियाज़ हैं, पेंट बॉल है, आर्चरी है, गन शूटिंग गन जो है ना उसकी रेंज है, और इस तरह बहुत सी और चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। वो उसकी 25 को ऑफिशियल ओपनिंग होगी। पहला 1 माह फ्री रखेंगे उसको, उसके बाद फिर उसकी ज़ाहिर फीस होगी, और जिसके लिए 2500 कार पार्किंग है। वो ट्रैफिक फ्री एरिया है, उसमें पोल्यूशन वगैरह बिल्कुल नहीं है। आपने गाड़ी खड़ी करनी है पार्किंग में, और जो पार्किंग के ऊपर हम सोलर लगा रहे हैं ताकि ग्रीन एनर्जी भी बने। 3 मेगावाट जो है ना वो 2500 कार पार्किंग का जो शेड है वो सारा सोलर पार्क होगा, जो कि 3 मेगावाट बिजली बनाएगा। और आपने फिर वहाँ से पैदल जाना है, और या फिर जो हमारे बुज़ुर्ग होंगे, जो लोग मेरी तरह के बूढ़े होंगे या बच्चे होंगे हमारे, तो फिर उनको लिए बगीज़ खड़ी होंगी, जो इलेक्ट्रिक कार्ट्स हैं, वो वहाँ से उसी ऊपर फिर वो आगे जा सकेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट है हमारे हेल्दी मुआशरे की, वो स्पोर्ट्स का एरिया होता है, स्कूल के लिए भी और अदरवाइज़ भी। स्पोर्ट्स में हम एक स्पोर्ट कम्प्लेक्स हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जिसके अंदर क्रिकेट ग्राउंड रेडी है, वहाँ मैचेस हो रहे हैं, बिल्कुल 100% ग्रीन, सिटिंग प्लेस ग्रीन। और फुटबॉल ग्राउंड हमारा मुकम्मल हो चुका है, फीफा स्टैंडर्ड का फुटबॉल स्टैंडर्ड का वो हमारा फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल स्टेडियम है। इसमें हॉकी हम लेके आ रहे हैं, उसकी ऑलमोस्ट लेवलिंग हो चुकी है, अभी हम ग्रासिंग शुरू करने लगे हैं। जो अरशद नदीम साहब थे हमारे, उनके नाम का एक हम यहाँ बना रहे हैं जो एथलेटिक स्टेडियम, जहाँ पे 17 तरह की गेम्स होती हैं, रनिंग वगैरह सारा कुछ है, वो हमारा मुकम्मल हो गया है। हमारे पास 10 जो है ना वो जो उसमें लॉन्ग टेनिस हैं, 4 पैडल टेनिस हैं, उसमें 4 अदद स्क्वाश कोर्ट्स हैं, इंडोर आउटडोर, और ऐसे बहुत से और गेम्स हैं। जो सारी जो गेम है ना पूरा कंप्लीट पैकेज है, जो एक ही जगह पे अंडर वन जो है ना वो अम्ब्रेला एक विद उसका जो अंडरग्राउंड जो कवर्ड एरिया में गेम्स होती हैं उसके लिए अलग से एक स्टेडियम बन रहा है जो इंडोर गेम्स के लिए, और बाकी आउटडोर गेम सारे ये स्टैंडर्ड बन चुका है, ऑलमोस्ट ऑपरेटिव है, और ये सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें मैंने चंद एक गिनवाई हैं। अगर मैं गिनवाना शुरू करूँगा तो इसका एंड नहीं है। इसमें जिस तरह हॉर्सेस का है, हमारा जो अस्तबल है वो बन चुके हैं, 8 हॉर्सेस ले लिए हैं, 2 पोनी हॉर्सेस हैं, 6 बड़े घोड़े हैं वो आ गए हैं, जो हमारा एडवेंचर पार्क में
जो कस्टन ट्रैक है 2 किलोमीटर का, उसके अंदर बच्चे एंजॉय कर सकेंगे, हॉर्स राइडिंग सीख सकेंगे, और उसमें जो भी बच्चों की एक हेल्थ होती है, घोड़सवारी का बड़ा शौक़ होता है बाद बच्चों को, वो एंजॉय कर सकेंगे। और इस तरह जो हमारी जो नेटवर्क है वो जो लाइट्स हैं वो स्मार्ट लाइट्स हैं, रात को जब आप गुजरते हैं तो वो ऑन हो जाती हैं, जब आप चले जाते हैं तो वो डिम हो जाती हैं, ताकि बिजली भी सेव हो। और सारा ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे साइट पे आज टुडे मैं खुद एज ए रेजिडेंट एंजॉय कर रहा हूँ जी। और मैं एज ए रेजिडेंट कंप्लेन करता हूँ अक्सर कैपिटल स्मार्ट सिटी को कि मैं रेजिडेंट हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं खुद गलियों में निकलता हूँ, स्ट्रीट पे जाता हूँ, वॉक करता हूँ, देखता हूँ प्रॉब्लम्स, वो सारे प्रॉब्लम जो है एज ए रेजिडेंट मैं देखता हूँ, और रेजिडेंट की निगाह से देख के जो मैं उसको ठीक करवाता हूँ। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी फैसिलिटी, एमिनिटी जो आप अभी समझते हो, आप बच्चों के रेजिडेंस भी हैं, जो अभी तक ना हो सकी हो? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि गैस जो है ना वो सिलेंडर के थ्रू अवेलेबल है, और चूँकि बीच में 3 साल गैस जो है ना वो बैन लग गया था, दोबारा से SNGPL ने बैन लगाया था कि प्राइवेट हाउसिंग को नहीं देनी। सही। उसके वजह से वो गैप की वजह से आपने देखा होगा चक्की रोड के ऊपर हमारा पाइप बिछा हुआ है 10 इंच का ना, पड़ा हुआ है पाइप वेल्ड होके, वो अभी ले करना है, उसके बाद वो गैस भी आ जाएगी इंशाल्लाह। मगर ये हम थ्रू सिलेंडर ओनली 1 कॉल अवे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर जब कॉल करते हैं कि सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, हमारा बंदा बाइक पे आता है, लगा के चला जाता है। हमने बहुत से सिलेंडर बाय कर लिए हैं और मार्केट रेट से कम रेट पे हम वो सिलेंडर दे रहे हैं, ताकि हमारे रेजिडेंट जो है ना उनको कोई कंप्लेन ना हो। इसके अलावा मुझे नहीं पता इसके अलावा कोई और चीज़ ऐसी हो, अगर आपके इल्म में है तो मुझे बताएँ जी, ताकि मैं फिर इंश्योर कराऊँ। सर मुझे ये बताइएगा कि स्मार्ट सिटी ने अपने मेंबरान के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी जारी की थी कि डिस्काउंट पॉलिसी, क्या इसमें तौसीक़ की जाएगी? मेरा ख़्याल है कि फ़िलहाल मुश्किल है मेरे लिए कहना, इसमें तो मुमकिन नहीं रहेगी, क्योंकि पहले भी हमने जो ये पॉलिसी दी थी, हमारे बहुत से मेंबरान जो फ़ॉरेन में थे, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी रिक्वेस्ट पे हमने ये ऑन दोबारा किया था। हम तो पहले 2 महीने पहले इसको क्लोज़ कर चुके थे। उस वक्त प्रॉब्लम था, जिस तरह इंग्लैंड में ब्रेक्सिट हुआ है, वहाँ लोग प्रॉब्लम में हैं, उनकी पेमेंट्स रुकी हुई थी, इस तरह के मसाइल थे। अभी लोग हमें कह रहे हैं कि न्यू ईयर पे ज़्यादा पैसे उनको मिलते हैं, बोनसेस मिलेंगे, तो न्यू ईयर तक इसको एक्सटेंड कर दें। तो हम फ़िलहाल तो हमारा कोई प्लान नहीं है जी, फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, और मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं होगा हमारे लिए दोबारा इसको एक्सटेंड करना। लेकिन आप इसको कंसिडर करेंगे? देखिए, हमारा बोर्ड बैठता है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें 4 मेंबर हैं, मैं भी बोर्ड मेंबर हूँ, तो अगर बोर्ड फैसला करेगा तो हो सकता है, मगर फ़िलहाल मुश्किल है, मेरा ख्याल है अभी एक्सटेंशन नहीं होगी। ठीक होगी। अच्छा सर, हमने देखा है कि स्मार्ट सिटी हमेशा से रियल स्टेट में एक ट्रेंड सेटर रहा है, और इसने नए ट्रेंड सेट किए हैं। अभी रिसेंटली ओवरसीज़ वेस्ट लॉन्च किया, और उसमें इन्होंने स्मार्ट सिटी ने बड़ा ज़बरदस्त एक ऑफ़र दी कि फ़ाइल नहीं प्लॉट, और उस ऑफ़र को जो क्लाइंट्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और इसको बड़ा खुशाइन करार दिया। अब इस ऑफ़र से बहुत सारे लोगों ने प्लॉट नंबर हासिल कर लिए और नए इसके मेंबर भी बने। अब उसमें से कुछ लोग रह गए हैं और कुछ नए लोग हैं जो ओवरसीज़ हैं, वो इस ब्लॉक का, ओवरसीज़ वेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्या उनको प्लॉट नंबर मिल सकेगा, और कितनी परसेंटेज अमाउंट जमा कराएंगे तो उनको भी प्लॉट नंबर मिल जाएगा? देखिए, ऐसा है, सिलसिले में जो ओवरसीज़ वेस्ट है ना, उसमें जो हमारे प्लॉट सेल हुए थे अभी, जो हमारे टारगेट से थोड़ा ज़्यादा सेल हो गए। हमने टारगेट थोड़ा रखा था, मगर डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और इस दौरान मैं भी चूँकि अमेरिका गया था, 2 मेरे विज़िट थे, तो वो काफ़ी लोगों की डिमांड थी वहाँ भी। अमेरिका हमारे लिए ना एक वर्जन मार्केट है, अभी पहले हमने नहीं एक्सप्लोर किया, अभी हम अमेरिका जा रहे हैं। मैं 2 दफ़ा जा चुका हूँ, जन्नत साहब हमारे जा चुके हैं, और अभी शहजाद मलिक जो हैं, जो यूके में हमारे कंट्री मैनेजर हैं, वो ऑलरेडी अमेरिका में हैं। वहाँ पे जो है ना एक नेटवर्क सेल पार्टनर का बना रहे हैं, तो वहाँ से काफ़ी डिमांड ज़्यादा जनरेट हुई, तो हमसे ज़्यादा हमने सेल करने पड़े। और उसमें 98% लोगों ने फ़ाइल नहीं बाई की, बल्कि प्लॉट बाई किए हैं, मतलब उन्होंने सिलेक्शन के साथ बाई की है प्लॉट। ये अच्छी बात है। हमें भी बैलेटिंग के दौरान मसला नहीं होता कि कोई शोर कर रहा है जी मैं ये नहीं लेना, प्लॉट ये लेना था, मेरा यहाँ निकल आया, तो आगे पीछे 98% लोगों ने प्लॉट बाई किया है विद सिलेक्शन। अब हो भी चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लॉट सारे सिलेक्टेड हैं, उनको पता है लोगों को, और उस तरह ही हम उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। बाकी सिर्फ 2% लोग हैं जिन्होंने प्लॉट बैलेटिंग में जाएगा, वो अभी 14 को बैलेटिंग हो रही है, वो सारे कवर हो जाएंगे। अलबत्ता इसमें 2 तरह के लोग हैं जो, जिस तरह आपने बताया कि वो नहीं पार्टिसिपेट कर सके,
ऐसे लोग जिन्होंने पहले प्लॉट बाय किया था 2018 से 19, 20, 21, मगर उन्होंने पेमेंट कम जमा करवाई थी, तो उस वक्त वो बैलेट में शामिल नहीं हो सके थे, जो ओवरसीज़ ईस्ट में या ओवरसीज़ सेंट्रल में या ओवरसीज़ प्राइम 1 में। तो कुछ वो लोग थे और जिन्होंने बाद में पेमेंट जमा करवा दी, वो तो इस बैलेट में शामिल हो गए हैं, उनको प्लॉट नंबर लग गया है और मिल गया है। मगर जो लोग अभी भी उससे कम है, उस रेंज से कम है, उनका ऑफ कोर्स प्लॉट नहीं मिल सका। और जो लोग अभी भी डिमांड, हमने तो सेल क्लोज़ की हुई है, अभी हम सेल नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास प्लॉट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो अभी वो लोग जिनके पैसे थोड़े हैं और जो लोग नए लोग जो बाय करने में हिचकिचा रहे थे, अब दोबारा उसे वो एक्टिव हो रहे हैं। हमारे पास काफ़ी डिमांड है प्लॉट्स की, तो उसके लिए फ़िलहाल कोई पॉलिसी नहीं है। सही। मेरा ख्याल है कि हम अभी अमेरिका जा रहे हैं। सही। हमने अमेरिका को करना एक्सप्लोर, वहाँ मार्केट काफ़ी बड़ी है और अभी हमारी टीम होस्टन में है, वहाँ काफ़ी पाकिस्तानी डायस्पोरा है। तो अमेरिका के लिए हमने एक पॉलिसी बनानी है। सही। अमेरिकन मार्केट के लिए हमने कुछ प्लॉट और कुछ विलास देने हैं, जो इंशाल्लाह हम फिर बहुत जल्द करेंगे। मेरी सर एज अ सेल पार्टनर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें काफ़ी सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच किया है कि वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, या कुछ लोग जो रह गए हैं ओवरसीज़ वेस्ट में जिन्होंने प्लॉट बुक कराया था, तो उनके लिए भी आप कुछ अपनी पॉलिसी। देखिए उसमें ना अभी चूँकि ना क्वान्टिटी बड़ी कम है हमारे पास अवेलेबल, और हमारा ये ख्याल है कि चूँकि देखें हम जो बना रहे हैं ना स्मार्ट सिटी, उसमें अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाहर से लेनी है। हम बहुत सारा इक्विपमेंट और बहुत से राइड्स, मेडिकल इक्विपमेंट और जो हमारे एजुकेशन में सिस्टम लग रहा है, जो हमारे डिजिटल बोर्ड्स हैं, वो सारे बाहर से आते हैं, मोस्टली चाइना से, जापान से या अमेरिका से आ रहे हैं। मेडिकल इक्विपमेंट मोस्टली हमारा जो है वो अमेरिकन है या यूरोपियन है, हम वो लगा रहे हैं। तो हमें बहुत सारा फॉरेन करेंसी चाहिए, जो कि पाकिस्तान से एज ए पॉलिसी बाहर भेजना ज़रा मुश्किल है पैसे, और इसलिए हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारी ये ख्वाहिश है कि एक तो फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आनी चाहिए, वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट का फ़ायदा है। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है वो हमने सिर्फ फिक्स की हुई है फ़िलहाल यूके और यूरोप के और मोस्टली अमेरिका के लिए। तो देखिए सेकंड टाइम जो है ना, जहाँ हम चीज़ सेल करते हैं फ़ॉरेन में कहीं नए क्लब होल्डर को, बट दे कैन सेल टू पाकिस्तानीज़। सही। तो जरा पहले हमने ओसी ईस्ट किया था। जी हाँ। तो लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि जो स्मार्ट सिटी का फ़ेज़ 2 है, जिसमें ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक है, जिसमें एग्जेक्टिव वेस्ट है, जिसमें प्राइम ओवरसीज़ 2 है, इन ब्लॉक्स की डेवलपमेंट कब शुरू होगी और इनका जो पोजीशन है वो कब तक इन मेंबरान को हैंड ओवर हो जाए? देखिए ये वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। सही। आप ख़ुद विज़िट करते रहते होंगे, आपकी टीम ओवरसीज़ वेस्ट, ओवरसीज़ प्राइम 2 और एग्जेक्टिव वेस्ट, इन तीनों पे हमारी डेवलपमेंट हो रही है। सही। और फुल स्पीड पे हो रही है। सही। देखिए वक्त के साथ साथ बंदा हर इंसान सीखता है, उसका बढ़ता है एक्सपीरियंस, उसका नो हो बेहतर होता है। तो जब हमने फ़ेज़ 1 किया था कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 1, उस वक्त ज़ाहिर है हमारा एक्सपीरियंस था, हमने बहुत से सेक्टर्स डेवलप किए हुए थे, बैरिया के, DHS के, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। हमारा बड़ा एक्सपीरियंस था डेवलपमेंट का, हमने काफ़ी अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया। हमारा चूँकि अपना इक्विपमेंट है, अपने लोग हैं, अपना डिज़ाइन ऑफिस है, हमने किसी को तो हायर नहीं करना, किसी को सबडेट नहीं करना। मगर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा इस एरिए का फ़ेज़ 1 का, वो सारा डिप्लाई हम कर रहे हैं फ़ेज़ 2 पे। तो हमारी उसी रिसोर्स के साथ जो स्पीड है वो 1.5 गुना ज़्यादा है। सही। तो वो हमारा एक्सपीरियंस प्लस हमारा इक्विपमेंट और प्लस विल पावर जो प्रोमिस किए होते हैं हमने आपसे, वो सारा हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं और तीनों सेक्टरों पे काम हमारा स्टार्ट है। इवन आपने विटनेस किया होगा कि 1 दिसंबर को जो हमारा इवेंट हुआ था, हमारे काफ़ी रोड्स पे एसफॉल्ट भी हो चुकी है एग्जेक्टिव वेस्ट में। हमारा ज़्यादा फोकस एग्जेक्टिव वेस्ट में है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सफ़र थे पहले, विद माई अपॉलॉजी कि वो उनको हमने शिफ्ट किया है वहाँ पे। तो उनको प्लॉट आज अवेलेबल है, एसफॉल्ट हो गई है, लेवलिंग हो चुकी है, कटिंग फिलिंग हो गई है, सर्विसेज ले हो गई हैं, वहाँ प्लांटेशन हो रही है और हमने विलास भी शुरू कर दिए हैं, वहाँ बनाने विलास शुरू हैं। अभी जो हमने सेल अभी नहीं किए, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर ले हो के सड़कें रोड बननी शुरू हो गई हैं, एसफॉल्ट भी हो गई है। तो हमारा ख्याल है कि अगले जो कमिंग ईयर है 2025, उसके मिड में हम सेक्टर वाइज स्केड्यूल अनाउंस कर देंगे ओवरसीज़ एग्जेक्टिव वेस्ट का, कि कौन सा सेक्टर कब हम देंगे, पोजीशन देना शुरू कर देंगे और 2025 में इंशाल्लाह हम अनाउंस करके देना शुरू कर देंगे।
चलिए, ये तो बड़ी ज़बरदस्त एग्जेक्टिव के ब्लॉक के जो लोग थे उन्होंने बड़ा सफ़र किया और आपने उनको इतना अकोमोडेट भी किया, नंबर भी दिया और इतनी स्पीडी डेवलपमेंट शुरू की। सर ये बताइएगा कि फ़ेज़ 2 के साथ ही स्मार्ट सिटी के फ़ेज़ 2 की मैं बात करूँ, DHA गंधारा अब आलमोस्ट आ चुका है, उसके आने से स्मार्ट सिटी को क्या क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एलैबोरेट नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ये तो जो टाइम है ना वो प्रूव करेगा कि उसका जो फ़ायदा। मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि कुछ लोगों ने हमारे चेयरमैन साहब को अप्रोच किया था और उन्होंने कहा कि हम आपके नेबरहुड में हैं, तो आप हमें जो इंटरचेंज आपको मिल गया, ओपन हो गया, तो आप हमें भी रास्ता दे दें सही। और हमारी जो है ना सोसाइटी तक इसको हमें ओपन कर दें हमारे लिए। तो हम सब ने बड़ी मुखालफत की कि नहीं सर, इतना पैसा हमने खर्च किया, इतना हमने टाइम ज़ाया किया, इतनी एफर्ट की, तो वाई टू हेल्प देम। सही। मगर चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, ये रास्ता और पानी किसी बंद नहीं करना चाहिए। सही। तो ही अलाउड माशाल्लाह। और उसकी बरकत क्या हुई कि वो जो हमारा मेन बुलेवार्ड पे प्लॉट था, हम उसको ऑलमोस्ट 60 मिलियन का सेल कर रहे थे, अब वो 95 मिलियन का है। सही। और लोग ले भी रहे हैं। सही। तो मेरा ख्याल है कि जब बाकी जो और सोसाइटीज़ आती हैं आपके नेबरिंग में और रास्ता सिर्फ आपका यूज़ होता है, तो बेनिफिट तो होता है आपको फिर। सही। तो इस तरह के बहुत से फ़ायदे हैं। ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं, जो ऑफ कोर्स हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं आती वो चीज़ें, वो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ अटैच होना चाहती हैं। इस तरह DHA में बहुत सी चीज़ें बनेंगी जो पब्लिक सेक्टर में, नादरा के ऑफिस हैं और 1122 के ऑफिस हैं, इस तरह की हम भी लेके आ रहे हैं, मगर वो वहाँ ज़्यादा ईज़िली बन जाते हैं। वो सारे बेनिफिट हम लेंगे उनसे। जैसे ट्रैफिक पुलिस का जो लाइसेंसिंग का ऑफिस है वो वहाँ जा रहा है, बनेगा, तो वो उसको बेनिफिट होंगे। और जो कि इंटरचेंज हमारे पास ही है फ़िलहाल, हमारा रास्ता यूज़ करेंगे तो उसके सारे बेनिफिट इंशाल्लाह हमें भी होंगे। और DHA को भी उसका बड़ा फ़ायदा है। सही। उनको किसी इंटरचेंज का ज़रूरत नहीं है, अगले 10 साल के लिए हमारा इंटरचेंज यूज़ करेंगे। डेवलपमेंट अवेलेबल है, वाटर सीवरेज सिस्टम, एक सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, इसको वो यूज़ करते हुए उनको भी फ़ायदा होगा। और एक हिस्सा उन्होंने हमें दिया है डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट भी हम ही कर रहे हैं। डिज़ाइन भी सुरबाना का है और डेवलपर भी हम हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको हमारे उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। सही। जो वे ऑफ लिविंग में और वे ऑफ डेवलपमेंट में, मतलब डिज़ाइनर भी सेम है और डेवलपर आप खुद हैं, तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम रहेगा इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि स्मार्ट सिटी अपनी एक्सपेंशन करने जा रहा है, तो जो फ्यूचर एक्सपेंशन के प्लान्स हैं वो हमारे जो मेंबरान हैं बिलखुसूस और जो बाकी भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं। देखिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो एक्सटेंशन है वो अभी फ़िलहाल इस जगह पे हम प्लान नहीं कर रहे। सही। अभी जो आइंदा हमारी एक्सटेंशन है या एक्सपेंशन है वो DHA के साथ ही होगी। सही। इस तरह मैंने पिछले दफ़ा हमने जब लॉन्च किया था ओवरसीज़ वेस्ट, मैंने आपको प्लान दिया था 25 साल का, 25 ईयर का जो प्लान था वो हमारा ऑलमोस्ट 1.5 लाख एकड़ पे है। सही। 1,50,000 एकड़, जो कि ऑलमोस्ट सिंगापुर जो कंट्री है उसके बराबर है। सही। और इट इज़ ए बिग ह्यूज एक्सपेंशन प्लान जो कि अगले 25 साल में होना है। उसमें कुछ हिस्सा ज़ाहिर है हमारा होगा, कुछ DHA होगा, कुछ हमारा कॉमन होगा, जिसमें इंडस्ट्री स्टेट भी आ रही है, लॉजिस्टिक सिटी भी आ रहा है, उसमें एक्सपो सिटी भी आ रहा है, उसमें स्पोर्ट्स सिटी भी आ रहा है, मुख्तलिफ तरह के सिटी, जिस तरह आपने मॉडल देख रहे हैं दुबई में, वो सारे मॉडल हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और वो एक्सपेंशन जो है वो अगले 25 साल तक होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला जी। चलिए, इसका मतलब है कि नेक्स्ट 25 साल में इस पूरे रीजन का जो एक हुलिया होगा या जो एक वो देखने के काबिल होगा, जिस तरह पूरी दुनिया से लोग सिंगापुर जाते हैं, फिर पूरी दुनिया से और बिलखसूस पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आए जी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। सर ये बताइएगा कि स्मार्ट सिटी का बड़ा एक यूनिक फीचर है कि वहाँ पे सिलिकॉन विलेज बन रहा है, उसमें जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जो आपने अप्रूव कराया है उसके जो फ़वाइद हैं वो पार्टनर्स को और जो मेंबर्स हैं उनको कैसे और कौन कौन से मिलेंगे? देखिए, इसका जो है ना, जो हमारे रेजिडेंट हैं और जो हमारे मेंबर्स हैं उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनके पास फॉरेन करेंसी है या अदरवाइज़ पाकिस्तान में उनके पास प्रॉपर्टी है या फंड्स अवेलेबल हैं, और दूसरे लोग हैं रेजिडेंट। उन दोनों को बड़ा फ़ायदा है। नंबर 1 जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो वहाँ पे हमारे पास आलमोस्ट 125 टावर्स बनने हैं, जिसमें 17 स्टोरी से लेके 45 स्टोरी तक
जो बिल्डिंग्स होंगी जो कि बना के लोगों को सेल करेंगे, कुछ रेंट पे देंगे, तो दे कैन कम एंड बिल्ड देयर ओन बिल्डिंग्स। या जो बिल्डिंग हम बनाएंगे तो उसमें कुछ फ्लोर्स वो बाय कर सकते हैं, उसको रेंट पे दे सकते हैं। आईटी जो प्रोफेशनल्स को रेंट पे दे सकते हैं, कंपनीज बड़ी बड़ी आ रही हैं हमारे पास, उनको रेंट पे दे सकते हैं। वहाँ पे कैंपस बन रहा है, यूनिवर्सिटी कैंपस आईटी का सिर्फ कैंपस होगा, 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट का। कुछ वो वहाँ पार्टनरशिप कर सकते हैं या वहाँ पे आके कुछ पोर्शन जो है ना वो मतलब बना सकते हैं, उसको प्रिपरेट कर सकते हैं। जो माल आ रहा है वो उसमें हम ऐसा पार्टनरशिप कर सकते हैं। या 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल के प्लॉट हैं वो लेके होटल बना सकते हैं। और जब प्रोफेशनल आएंगे प्रोफेशनल्स तो उनको लिए फिर अकोमोडेशन का सबसे बड़ा मसला होता है, वो फ़ौरन वहाँ से पैसे एज ए होटल चला सकते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स बेनिफिट ले सकते हैं। मगर जो एज ए रेजिडेंट जो है ना जो लोग आएंगे उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सही। जो वहाँ पे लोग आएंगे, बाहर से कंपनी आ रही हैं अमेरिका से, जिस तरह आज भी हमारे कुछ अमेरिकन दोस्त आए हुए थे, तो आईटी में हमारे साथ वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं बहुत से लोग। तो वो जो कंपनीज आएंगी बाहर से, अमेज़ॉन आ रही है, गूगल आएगा और लोग आएंगे, तो वहाँ पे जॉब्स काफ़ी क्रिएट होंगी। वहाँ पे हर तरह की जॉब्स होंगी, आप ऑफिस बॉय से लेके अप टू प्रोजेक्ट मैनेजर, अप टू उनके जो सॉफ्टवेयर मेकिंग में जो सारी होती हैं प्रोफेशन जो कैटेगरी, वो सारी उनको रिक्वायर्ड होंगी, वो सबको जॉब मिलेंगी। एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा, इधर अपने जो हमारा रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान है, वहाँ हम एक छोटा सा टावर है, उस पर 3 फ्लोर हमने रेंट पे दिए हैं किसी आईटी सॉफ्टवेयर हाउस को। उनके आलमोस्ट मेरा ख्याल है 450 के करीब लोग वहाँ काम करते हैं। उन 450 में 120 के करीब लोग जो है ना वो लोकल हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो 1000 लोग रह रहे हैं, जो 1000 घर आबाद हैं हमारे रॉयल ऑर्चर्ड में, उनके बच्चे वहाँ जॉब कर रहे हैं। 400 कुछ में से 120 जो है ना वो लोकल लोग, उन्हीं के बच्चे काम कर रहे हैं, जो कि पैदल अपने ऑफिस में चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। बच्चियाँ हैं, उनको बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी है। तो जो हमारे रेजिडेंट हैं उनको सिलिकॉन विलेज का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जॉब क्रिएशन, बच्चों को भी बड़ों को भी वहाँ शॉप्स खुलेंगी, वहाँ बिजनेसेस होंगे, या वहाँ यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ सकते हैं और अपना बिज़नेस वो वहाँ कर सकते हैं। तो ये बड़े उसके बड़े फ़ायदे हैं, मल्टीपल फ़ायदे हैं। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदा है उसका। जो हमारा आईटी पार्क है वो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा आईटी पार्क है इस वक्त, इतना बड़ा किसी के पास नहीं है। 400 एकड़ में है, जो आलमोस्ट 3200 कनाल बनता है, और इसका एक पोर्शन एसटीजी हो चुका है। उसका जो है ना, जो लोग भी वहाँ आएंगे उनको 10 साल टैक्स हॉलीडे है, टैक्स की छूट है। 30 ईयर के अंदर अंदर वो शुरू कर सकते हैं। जब वो शुरू करेंगे तो वहाँ से 10 साल शुरू होने हैं। तो उनको जो बिल्डिंग बनाएंगे या बिल्डिंग में कोई भी इक्विपमेंट लेकर आएंगे वो टैक्स फ्री आएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे चिप बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं, टेलीफोन, जो भी वो प्रोडक्ट तैयार करेंगे और वो बाहर भेजेंगे, उस पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है। 10 साल के लिए वो हॉलीडे भी है। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो वहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं। और जो स्टार्टअप्स हैं, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चे हैं आईटी में बड़े एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर में, मगर उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म है तो वहाँ बिजली कभी आ रही है, कभी जा रही है, इंटरनेट काफ़ी स्लो है, कभी बंद हो रहा है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। तो दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे नो लोड शेडिंग, 24/7 बिजली अवेलेबल होगी विद 3 बैकअप्स, और प्लस स्पीड जो नेटवर्क की है वो हाईएस्ट स्पीड का जो इंटरनेट है वो हमारे पास अवेलेबल है। हमने 3 सोर्सेज से लिया है इंटरनेट, जो कि डायरेक्ट सी से लिंक, जो सी से केबल जा रही है चाइना, उससे फाइबर ऑप्टिक से हमने लिंक लिया है। उसमें कोई वो जो पाकिस्तान में फ्लक्चुएशन है उसका कोई असर नहीं है। तो हमारे यहाँ वो मसला भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। और पूरे सिटी में एक जो है ना, जैसा रूह होती है ना, रूह की तरह एक जान पड़ने वाली बात है। तो आईटी सिटी से बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट लोग लेंगे। सर ये बताइए कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो 3rd बैलेट हुई है उसमें जिन ब्लॉक्स की कुरानंदाजी हुई है, उन ब्लॉक्स की डेवलपमेंट कब तक स्टार्ट हो जाएगी? देखिए, लाहौर का ना डायनामिक्स काफ़ी मुख्तलिफ है कैपिटल स्मार्ट सिटी से। लाहौर में बिज़नेस बहुत तेज़ है। हमने वो प्रोजेक्ट 2 साल बाद शुरू किया था, और हमारा ख्याल था कि हम 2 साल के ना गैप के साथ उसको लेके चलेंगे। मैं वहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और लाहौर में जो पेमेंट जो मैकेनिज़्म है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लोग ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो बड़ा डिमांडिंग लोग हैं कि वो उनको जल्दी उन्होंने घर शुरू करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे
हमारी प्लान से ज़्यादा जल्दी हमें करना पड़ रहा है। सही। अभी हमने जो बैलेट किया था लास्ट मेरे ख्याल चंद महीने पहले किया था, तो हम 4 सेक्टर्स में डेवलपमेंट शुरू कर चुके हैं। हमारा प्लान था कि हम ओवरसीज़ सेंट्रल और ओवरसीज़ और एग्जेक्टिव सेंट्रल में हमने जनवरी में काम शुरू करना था, मगर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि शुरू किया जाए, हमें प्लॉट चाहिए, तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आपने देखा होगा हमारी पिक्चर्स में या प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में, हम ओवरसीज़ सेंट्रल, ओवरसीज़ वेस्ट, एग्जेक्टिव सेंट्रल और एग्जेक्टिव वेस्ट में काम शुरू कर चुके हैं। और ओवरसीज़ वेस्ट में इंशाल्लाह बहुत करीब हम पोसेशन भी अनाउंस कर चुके। एक घर शुरू भी हो गया बनना प्राइवेट, उसमें ओवरसीज़ प्राइवेट में पहले घर बन रहे थे हमारे भी और प्राइवेट भी, ओवरसीज़ वेस्ट में घर बनना शुरू हो गए हैं। अभी प्राइवेट लोगों ने शुरू कर दिया है, पोसेशन देना शुरू कर दिया हमने। इन चारों सेक्टर पर तो काम शुरू हो चुका है। और जो था ना हमारा ओवरसीज़ ईस्ट और एग्जेक्टिव ईस्ट, हमारा प्लान था कि हम नेक्स्ट ईयर जून से शुरू करना चाहते हैं वहाँ पे। उससे पहले हमें शुरू करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में के एंड पे हम वहाँ काम स्टार्ट कर देंगे। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि लाहौर में थोड़ा सा काम जो है वो एज़ कम्पेयर टू पिंडी इस्लामाबाद मुश्किल नहीं है, आसान है। वहाँ पे जो हिली एरिया नहीं है और रोड्स बनाना भी आसान है, वहाँ रिसोर्स भी अच्छे अवेलेबल हैं, बाकी चीज़ें भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ लाहौर में। तो वो हम बड़ी आसानी से हम शुरू करेंगे मार्च से या छोटी ईद के बाद, तो बड़ी तेज़ी से हम इंशाल्लाह उनका भी डेवलपमेंट करेंगे। चलें, ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि ईस्ट के हवाले से काफ़ी जो मेंबरान थे उनकी हमारे पास क्यूरीज जनरेट हो रही थी, तो आपने ये बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाई है कि उनका भी मार्च में उनका काम शुरू हो जाएगा। सर ये बताइएगा कि सियालकोट मोटरवे के दोनों तरफ जो ब्लॉक्स हैं उनको कब तक आपस में लिंक कर दिया जाएगा? देखिए वो ऑलरेडी लिंक्ड है। अच्छा, उसमें लिंक का कोई इशू नहीं है। ऑलरेडी 2 अंडरपासेस जो बड़े बड़े साइज़ के हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि एक आदिया रोड पे है अंडरपास, वो 6 लेन रोड के बराबर अंडरपास है। 4 लेन उसमें से छोटी रोड बनी हुई है, वो हमने यूज़ करना है, हमने एनओसी ले ली है। और एक टोल प्लाजा के पास अंडरपास है, वो हमने यूज़ करना है। 2 ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जो तीसरा हमने अंडरपास फोर्सी किया हुआ है, वो एक ग्रैंड इंटरचेंज बनेगा, जो कि रूडा और हमारा फ़ेज़ 1 और 2 दोनों तरफ जो हमारा ईस्ट और वेस्ट को मिलाएगा। और एक रिंग बनेगा टी जंक्शन पे, जो कि 6 लेन रोड होगी, ड्यूल कैरेजवे। तो हर रोड से वो लिंक होगा। जैसा कलाशकाकू में इन आउट होगा, सियालकोट मोटरवे से इन आउट होगा, और लाहौर तरफ से आने वालों को इन आउट होगा। उस रिंग के ऊपर जब बनेगा रिंग, उसके अंदर भी या ओवरहेड बनेगा या अंडरग्राउंड बनेगा, तो एक वो लिंक मेन बनेगा फिर। मगर वो अभी बाद में उसकी ज़रूरत है। अभी भी अवेलेबल है जो लिंक हमारा, जो मेन बुलेवार्ड हमारी है 300 फुट की, 350 फुट की, ऑलरेडी थ्रू आदि अंडरपास ऑलरेडी दोनों तरफ लिंक है, उसको हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसमें लिंक का कोई इशू नहीं है। ठीक होगा। सर ये बताइएगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से जो जीटी रोड पे अंडरपास है और जो मोटरवे से इंटरचेंज है, उसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हमारे लाहौर के जो मेंबरान हैं वो इसके बारे में बड़े क्यूरियस हैं कि उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए यहाँ पे ना हमारे पास 4 तरफ से एंट्रेंसेस होंगी लाहौर स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 1 और 2 को। नंबर 1 एंट्रेंस तो जीटी रोड पे है। सेकंड जो मेरे मेन है वो रिंग रोड से है, मेन एंट्री यहाँ हमारा मोटरवे M2 पे है, वहाँ रिंग रोड से है। एक हमारे 44 चक रोड पे है, और एक सियालकोट मोटरवे पे भी होगा, जो मेन जो मैं कहता हूँ ना ग्रैंड जो रिंग बनेगा इंटरचेंज उस पर होगा। तो 44 चक रोड से ऑलरेडी है लिंक बना हुआ है, गेट बना हुआ है, लोग आ जा रहे हैं। जो हमारा रिंग रोड से है उसकी लैंड हमने ट्रांसफ़र NHA के नाम कर दी है, NOC उसकी आ चुकी है। अभी उसकी जो ड्राइंग्स थी, जो कि एक हमारा अदारा है AAA कंसल्टेंट जो अप्रूव्ड फ्राम NHA, उसने ड्राइंग तैयार कर दी हैं, और वो हम लाहौर सर्कल में NHA ऑफिस से अप्रूव होके वो फॉरवर्ड कर चुके हैं पिंडी इस्लामाबाद में जो NHA का ऑफिस है, और वहाँ हम परस्यू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसकी विद इन फ्यू मंथ्स हमें NOC मिल रही है, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है स्लिप बोर्ड की शुरू हो जाएगी विद इन फ्यू मंथ इंशाल्लाह। वो कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं रह गया, और NOC ऑलरेडी हमारे पास है। दूसरा जो हमारा अंडरपास बनना है जी रोड पे, वो भी जो हमारे बहुत से मेंबरान जो है ना वो गुजरांवाला साइड से हैं, तो उन लोगों ने आने के लिए हमने आसानी पैदा की थी कि उन लोगों को भी रास्ता मिल जाए। तो अंडरपास अभी शुरू हो गया था, मगर 3 साल वहाँ बैन रहा है वहाँ भी ना। अभी रेलवे ने बैन लगा दिया था। इधर जेहलम के पास कोई मसला हो गया था, वहाँ भी किसी सोसाइटी को दिया था तो वो बन नहीं पाया या कोई इशू था, तो 3 साल बैन ख़त्म। 3 साल का बैन था, अभी वो ख़त्म हुआ है। अभी दोबारा से उस पर काम शुरू हो रहा है। तो भी इंशाल्लाह जो हमारा रोड है जेटी रोड से वो भी शुरू हो गई है, और अंडरपास जैसे शुरू होगा तो इंशाल्लाह 6 माह में
मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जो GT 25 में दोनों रास्ते ओपन होंगे इंशाल्लाह, मतलब ये रिंग रोड से भी और यहाँ से भी GT रोड से भी इंशाल्लाह जी। तो जो 2025 है इसका मतलब है वो लाहौर स्मार्ट सिटी के मेंबरान के लिए एक खुशी का साल होगा कि उनको रिंग रोड से भी और GT रोड से भी अप्रोच ऑपरेशनल मिल जाएगी। जी, मैंने जो है ना पिछले 1 साल पहले एक किसी इंटरव्यू में कहा था कि 2025 जो है ना वो लाहौर स्मार्ट सिटी का साल होगा। तो इंशाल्लाह अभी शुरू हो चुका है, 2 फैमिलीज़ भी आ चुकी हैं। हमारा लाहौर स्मार्ट सिटी भी लिवेबल है इस वक्त। उसमें वापडा की बिजली अवेलेबल है, पानी थ्रू ओवरहेड टैंक अवेलेबल है, फिल्टर्ड वाटर अवेलेबल है, स्कूल बिल्डिंग आपने देखा है, कॉलेज स्कूल बिल्डिंग बन चुकी है, और वहाँ मसाजिद 2 ऑलरेडी ऑपरेटिव हैं। हमारा क्लिनिक वहाँ मौजूद है, ग्रोसरी शॉप ओपन हो गई है। तो सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल हो गई हैं वहाँ, तो वो लिवेबल है। 2 फैमिली शिफ्ट हो गई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 में ये जो लोग हैं वो हंड्रेड्स में रह रहे होंगे, हंड्रेड्स में सैकड़ों लोग रह रहे होंगे, तो ये बड़ा फ़ायदा होगा। और 2025 इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी का साल होगा इंशाल्लाह। सर, जैसा कि हम काफ़ी सारे दोस्त जानते हैं कि आप पाकिस्तानियत और पाकिस्तानियों को बहुत तरजीह देते हैं, और एक क्या वजह क्या है कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स में, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, वो लाहौर स्मार्ट सिटी हो या रायल आर्ट मुल्तान हो, आपने काफ़ी बैनुल-अक़वामी इदारों को अपना प्लेटफॉर्म दिया? देखिए, ऐसा है ना कि ये भी एक हमारी पाकिस्तानी नेशन के लिए एक गिफ्ट है, मैं कहूँगा। जब हमने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी, तो हमने काफ़ी सर्वे किया कि हमारे जो पाकिस्तानी डेवलपर्स, जो कंसल्टेंट्स हैं, वो कौन है जो एक स्मार्ट सिटी डिज़ाइन कर सकता है। क्योंकि पहले पाकिस्तान में बना ही नहीं स्मार्ट सिटी, जहाँ हमें कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव वो नज़र नहीं आया। हम पे पूरी दुनिया में गए, अमेरिका, यूरोप, UK, हर जगह गए, तो पता चला कि जो सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटीज़ हैं वो सिंगापुर है। जो सबसे पहला स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ था वो सिंगापुर था। तो फिर हमें फिर सिंगापुर गए, और जब हमने मुख्तलिफ कंपनियों का इंटरव्यू किया सिंगापुर में, तो पता चला कि जो सिंगापुर सिटी है वो डिज़ाइन किसने किया था। तो वो एक गवर्नमेंट ओन कंपनी थी सिंगापुर की, दमासक होल्डिंग के अंडर, वो है सुबर्ना जोरोंग। उनको हमने अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो जो होता है ना स्मार्ट सिटी, वो गवर्नमेंट बनाती है, प्राइवेट सेक्टर तो बना ही नहीं सकता। उन्होंने हमें वापस कर दिया, लिफ्ट नहीं कराई, वापस कर दिया। फिर दोबारा हमने अप्रोच किया कि हमारा साइज़ बहुत बड़ा है, हम 10,000 एकड़ में जगह है और इतनी फ़ी होगी, ये होगा, तब जाकर उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं। तो उन्होंने फिर हमें वो टेक ओवर किया और फिर काम शुरू किया। तो वो फैसिलिटीज़ जो हम लेके आना चाहते हैं वो पाकिस्तान में उस तरह की इंजीनियरिंग नहीं थी, मगर हुआ क्या कि हमने उसका बेनिफिट ये लिया कि हमने अब बहुत सारे पाकिस्तानी जो कंसल्टेंट थे, हमारे अपने अच्छे अदारे थे, नेस्पा की तरह के अदारे भी, हमारे अपने भी लोग थे, उनको हमने अटैच कर दिया। जैसे डिज़ाइन मैन है, एक्सेस है, बहुत से पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स हैं, हम उनको लेके भी गए सिंगापुर, कई बार साथ गए हमारे, और उन लोगों ने वहाँ उनसे बातचीत की, सीखा, देखा किस तरह डिज़ाइन करते हैं, और सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई। अब हम उनसे सिर्फ कंसेप्ट डिज़ाइन करवा रहे हैं, बाकी सारा जो स्कीमेटिक और डिटेल है हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी अदारे कर रहे हैं। स्टार्ट वहाँ से हुआ था, मगर आस्ता आस्ता हमने उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे हैं और हमारे अदारे टेक ओवर कर रहे हैं। इस तरह जो आर्किटेक्ट में भी हमने क्रैकनेल को हायर किया, UK बेस्ड कंपनी है। जो हमारा गाव कोर्स है वो हमने स्विस कंपनी है हराडीन गाव, उसको हायर किया। और जो क्लब बिल्डिंग और कुछ विलाज हैं वो DSA कंपनी थी, दुबई, साउथ अफ्रीका, आर्किटेक्ट, उसको हमने हायर किया। और बहुत से और अदारे हैं इंटरनेशनल, कोई 10+ हैं, उनको हमने हायर किया। मगर हमने साथ ये ज़रूर रखा है कि वो पाकिस्तान आएंगे, हर 2 महीने बाद वो विज़िट करेंगे और हमारे एज़ पर ग्राउंड हमें डिज़ाइन करके देंगे। और प्लस जो हमारे अपने इंजीनियर हैं, हमारे अपने आर्किटेक्ट हैं, वो उनके साथ अटैच रहेंगे। अब वो कंसेप्ट और स्कीमेटिक दे रहे हैं, डिटेलिंग हम खुद कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर और MVP लोकल लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल अदारे ही कर रहे हैं, ज़ाहिर है ऑफ कोर्स स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट हम बाहर से ले रहे हैं, उसकी स्कीमेटिक और डिटेल इंजीनियरिंग हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। और वो जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र हो गई है पाकिस्तान, और हमारे बहुत से अदारे अब जो हमारे साथ मुसलक थे, प्राइवेट कंसल्टेंट या हमारे अपने लोग, वो बहुत सा काम अब कर सकते हैं जो पहले हम नहीं कर पा रहे थे। तो सर ये बताइएगा कि 2023 और 2024 ये रियल स्टेट सेक्टर के लिए भी और हमारी मुल्क की मईशत के लिए डिज़ास्टर के साल थे, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? और एज ए रियल स्टेट डेवलपर
आप मुल्क की मईशत की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा, मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपने इंटरव्यूज़ में कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है ना, फास्ट जो उन्होंने अपने रेज़ किया अपनी इकॉनमी को, उन्होंने रियल एस्टेट से किया है। सही। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास हमने मलेशिया है। महातीर ने 30+ ईयर हुकूमत की है। उसने 30 साल में रियल एस्टेट को प्रमोट किया है। आप देखें, उन्होंने नए शहर आबाद किए हैं। पुत्रा जाया, उसने नया दारुल बना दिया, और नए शहर, रोड्स, चीज़ें। वो ये है कि जो जब कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन, तो उसके साथ जो और 26 जो सनतें हैं, जिसमें सीमेंट है, स्टील है, ब्रिक्स है, बाकी है, वर्क फोर्स है, वो सारे ग्रो करते हैं ना। इस तरह सिंगापुर को देख लें, हांगकॉन्ग को देख लें, दुबई आपके सामने मॉडल है। वहाँ पे रियल एस्टेट ही है ना। दुबई में क्या हो रहा है, 90% रियल एस्टेट है। वो नई बिल्डिंग्स बनाते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, उनको सेल करते हैं, आगे सड़कें बन रही होती हैं, पीछे अस्पताल, स्कूल बन रहे होते हैं। तो रियल एस्टेट से सारा काम चल रहा है ना। तो रियल एस्टेट सेक्टर को इग्नोर किया गया पाकिस्तान में पिछले 2 साल में, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बहुत बड़ी है। जो लोग मुंसलिक थे हमारे साथ, जो लोग मुंसलिक थे रियल एस्टेट, हमारे जो सेल पार्टनर थे, उन जिनके पास 200-300 लोग थे, आज 20-25 लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। वो उनके अपने लिए भी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी जो एक मतलब मार्केट में या एक वर्थ थी, वो काफ़ी उन्होंने कम हुई है। और इसके साथ जो इंडस्ट्रीज़ थी अटैच हमारे सीमेंट, पिछले साल 2023 में 33% सीमेंट कम प्रोड्यूस किया पाकिस्तान ने, क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा। इस तरह 24 में भी 23-24% कम सीमेंट प्रोड्यूस हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है, इसके बावजूद 23% कम प्रोड्यूस हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2018, 2019 या 20 के बाद। इस तरह जो स्टील है वो भी 33-34% कम प्रोड्यूस हो रहा है। जो स्टील मिलें लोगों ने बंद कर दी हैं, क्योंकि आगे स्टील यूज़ नहीं हो रहा। तो बाकी जो ब्रिक्स हैं, क्रश हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने काफ़ी सफ़र किया इन्होंने, क्योंकि हमारा जो रियल एस्टेट में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही। जो हमारे बैंकिंग सेक्टर का जो चूँकि रेशो बहुत ज़्यादा हो गई थी, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया था 25%, तो लोग रियल एस्टेट में पैसा रखने की बजाय बैंक में रखना जो है ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। अब वो कम हुआ है काफ़ी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा था। डिज़ास्टर्स जो हुआ है रियल एस्टेट में, उसकी वजह ये भी थी, और बहुत सी वजूहत थी। टैक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा, टैक्स इतना है नहीं जितना शोर किया गया है। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि जो टैक्स का एंड है, जो आदमी फाइलर है और अपना टैक्स प्रॉपर दे रहा है, उसका टैक्स वही है जो पहले था। मगर मार्केट मीडिया में इतना ज़्यादा उसको उछाला जा रहा है, हाइप क्रिएट कर दी गई है कि लगता है कि ये डिजास्टर्स है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप फाइलर बन जाए, टैक्स वही का वही है, वही 3% आपने पहले दे रहे थे, वही 3 आप दे रहे हैं। को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। FAD के और 7E के वो गवर्नमेंट देख रही है कि उसमें भी मेरा ख्याल कमी करेगी 7E और FAD वगैरह में, मगर बाकी टैक्स वही है। अगर आप प्रॉपर फाइलर हैं, आपको कोई चीज़ छुपा नहीं रहे, तो आपको कोई ज़्यादा टैक्स नहीं लग रहा। तो मगर उसका मीडिया में इतना ज़्यादा शोर है सोशल मीडिया पे कि लगता है कि पूरे पाकिस्तान का मतलब वो सारा पैसा रियल एस्टेट का टैक्स में जा रहा है। ऐसा है नहीं है, हकीकत ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा दूसरा एक और बात भी है। देखिए, आज भी दुबई में आप डॉलरों की बोरी बार के ले जाए ना, तो वो ले लेते हैं। उन्होंने एक अंक बंद की हुई है। जी हाँ। हमारी भी जो अदारे हैं ना, उनको भी थोड़ा सा इस मार्केट में देखना पड़ेगा कि रियल एस्टेट में जो एक मनी है, जो कि अनडिक्लेयर्ड मनी का एक रोल होता है बाकायदा रियल एस्टेट में, जब तक वो इन नहीं होगी तो वो हमारे ये अदारे जो हैं रियल एस्टेट तरक्की नहीं कर सकता। उसको थोड़ा सा लीवरेज देनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता उसको नेट में लेकर आएँ। मगर यकदम करेंगे तो उससे क्या रिज़ल्ट निकला कि जो भी अनडिक्लेयर्ड मनी थी वो सारी पाकिस्तान से दुबई जाके पार्क हो गई है। जनवरी 2024 से लेके मई 2024 तक, जो हमारे बजट से पहले तक, जो पाकिस्तान वाज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जहाँ से पैसा पार्क हुआ दुबई में। नंबर 1 रशिया था, नंबर 2 पाकिस्तान था, आज भी नंबर 4 है दुनिया में। अभी बिकॉज ऑफ ब्रिक्स यूके से भी लोग एक्सिट हो रहे हैं, मगर वो नंबर 3 पे आ गया, हम नंबर 4 पे आज भी आ गया। अभी पैसा जा रहा है। जब तक वो अनडिक्लेयर्ड मनी को रोकेंगे नहीं, तो आपका सारा पैसा वो कहाँ जाएगा? लोग बाहर ले जाएंगे। लोग बाहर जा रहे हैं, तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बैठ रही है। उसके बाद से जो
जो 26 और सनतें हैं साथ नहीं काम कर रही, तो बेरोज़गारी बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, उस तरह के मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो हमारे जो वो अदारे हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, या हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर बहुत ज़्यादा गौर करे। और इस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स हुई हैं, गवर्नमेंट के साथ हो रही हैं। हमारे साथ बहुत से और भी डेवलपर हैं, हमने 2-3 मीटिंग की हैं, हमारी मीटिंग हो चुकी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रॉमिस किया है हमारे जो डेवलपर का कमेटी बनी हुई थी उनके साथ, कि वो एक कमेटी बना रहे हैं जो उस इदारे को हमारी बात सुनेंगे, उस पर कुछ हेल्प करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की, और सेल पार्टनर्स को भी जो रेगुलेशन बना रहे हैं उसमें कुछ नरमी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है ज़ाती, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि मिड 2025 से ऑनवर्ड चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और 4-5 साल में ठीक रहेंगी इंशाल्लाह। अब कहने का ये मतलब है कि जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्होंने रियल स्टेट सेक्टर को माजी में डिस्करेज किया, जिसकी वजह से सिर्फ रियल स्टेट सेक्टर ने सफ़र नहीं किया बल्कि उसके जो अलाइंस 26 से मतलब काफ़ी ज़्यादा और इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी डिज़ास्टर के शिकार हुई हैं। मिलियंस ऑफ फैमिलीज डिस्टर्ब हुए हैं, मिलियंस ऑफ फैमिलीज डिस्टर्ब हुई हैं। ये गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, ये बात सुन रही है। आबाद एक अदारा है ना हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर्स का, डेवलपर्स का, उसके प्लेटफॉर्म से हम लोग बात कर रहे हैं। आबाद को काफ़ी प्रोमिस किए हैं गवर्नमेंट ने, और जो लोग करता धरता हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इस जो सेक्टर है पाकिस्तान में, रियल एस्टेट सेक्टर, उसको सपोर्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अब मुझे उम्मीद है कि विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स ये चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर आया ना वो है रिडक्शन इन बैंक इंटरेस्ट रेट। अब वो 15-16 पे आ गया, 25 से 16 पे आ गया। और अगर ये 1 फिगर पे ले आए ना, 9 पे ले आए, 9% पे ले आए, ड्यूट से कम करके 10 से कम कर दें, तो मेरा ख्याल है ये और बेहतरी होगी हमारे लिए। तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। हमने सुना है कि ये गवर्नमेंट इसको सिंगल डिजिट में, ये गवर्नमेंट जो है ना सिंगल डिजिट में लेके आना चाहती है। चलें, ये बड़ी खुशाइंद बातें हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है वो हमें अच्छी न्यूज़ मिलेंगी। सर मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा कि 2025 को आप कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के जो कारोबारी मामलात और हालात हैं उनको कैसे देखते हैं? मैं तो ओवरऑल जो है ना रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का 2025 में बेहतर देख रहा हूँ। सही। और इस दौरान पिछले 2 साल में जो रियल एस्टेट में प्रॉब्लम हुई है लोगों को, इसमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि 80% डेवलपर्स अपना काम बंद कर चुके हैं। बंद करके या तो जो डिलीवरी नहीं कर सके थे वो अपना पैसा बाहर लेके भाग गए हैं पाकिस्तान से, और लोग सफ़र कर रहे हैं, जो उनके मेंबर थे वो सफ़र कर रहे हैं। 80% लोग जो छोटे डेवलपर थे, जो बड़े डेवलपर थे जो पाकिस्तान में जिनकी रूट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और पाकिस्तान से जा ही नहीं सकते कहीं भी, जिसमें हम भी शामिल हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं है, हम सर्वाइव कर रहे हैं और हमें लोग पेमेंट भी टाइम पे दे रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, डिलीवरी हमारी टाइम पे है। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग सर्वाइव कर गए हैं इस दौरान, वो 2025 में वो दे विल बी द टॉप लीडर्स ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से अपने मेंबरान को, अपने इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि 2025 और 2026 जो है वो बेहतरीन प्रॉफिट के साल होंगे हमारे दोनों प्रोडक्ट के ऊपर इंशाअल्लाह जी। चलिए जी, होप फॉर द बेस्ट। हम इंशाल्लाह 2025 और 26 को अच्छे साल देखेंगे, ना सिर्फ रियल स्टेट सेक्टर के लिए बल्कि हमारी मुल्की मईशत जो है वो भी रियल स्टेट सेक्टर और इसके साथ जो अलाइंस इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ सब कुछ चलाएगी और ये पाकिस्तान का एक ग्रोथ का साल होंगे। यहीं से हम आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।